ओके, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है साइंस और यूपीएससी। एक्चुअली माने तो साइंस के बिना यूपीएससी में क्या कोई भी मेनली जो जीएस है उनको नहीं हो सकता। हम आपसे ये कह रहे हैं कि साइंस से हम क्या क्या सब्जेक्ट रिलेट कर सकते हैं। हम साइंस से कौन कौन से सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, पहले हम ये समझते हैं। साइंस से हम लोग ज्योग्राफी को रिलेट कर सकते हैं। ओके, साइंस से हम लोग एनवायरनमेंट को रिलेट कर सकते हैं। साइंस से हम लोग एनवायरनमेंट को रिलेट कर सकते हैं। साइंस से हम लोग इकोनॉमिक्स को रिलेट कर सकते हैं। ओके, साइंस से हम लोग एग्रीकल्चर को रिलेट कर सकते हैं। ओके, हाँ, एग्रीकल्चर को रिलेट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। और साइंस से हम लोग इंडियन फॉरेन रिलेशनशिप यानी इंडिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर को भी रिलेट कर सकते हैं हम साइंस से। तो हमारा यूपीएससी में साइंस कितना इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा। जब भी हम लोग क्लास करते हैं स्टार्टिंग में साइंस पे हमारा बहुत फोकस रहता है, साइंस पे। तो साइंस से हम लोग ज्योग्राफी करेक्ट कर सकते हैं। अगर जिसका साइंस अच्छा है वो ज्योग्राफी को और अच्छे से जान सकता है। एंड अगर किसी का साइंस अच्छा है तो इन्वायरमेंट भी जान सकता है। अगर साइंस अच्छा है तो वो इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा उसका हो सकता है, साइंस उसको समझ में आता है तो। और साइंस है तो एग्रीकल्चर तो अच्छा हो ही सकता है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं साइंस अगर आपको समझ में आती है तो। क्योंकि साइंस का जो डेवलपमेंट है, साइंस के जो अचीवमेंट है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि साइंस हमारा कितना जरूरी है। और यूपीएससी में जो साइंस है उसकी बात करते हैं तो जो साइंस अगर आप बहुत अच्छे से टॉपिक करते हैं साइंस में तो 99% साइंस, 99% जो बेसिक साइंस है वो आपकी 6th क्लास टू 10th क्लास है। ओके, 6th क्लास टू 10th क्लास है बेसिक साइंस, 6th क्लास टू 10th क्लास। और इसमें भी 80% आपकी साइंस कवर हो जाएगी। 80% साइंस कवर होगी आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी से। ओके, 10th क्लास की एनसीईआरटी से आपकी 80% साइंस कवर होगी। तो अगर आप बहुत अच्छे से 10th की एनसीईआरटी कर लेते हैं, 10th और 9th खासकर 10th की एनसीईआरटी, 80% साइंस आपकी कवर होती है। तो आप इसको देखिए कि साइंस में एक तो हो गया ये बेसिक साइंस, एक हम बात करते हैं, एक होता है साइंस, साइंस, दूसरा है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। व्हाट इज द साइंस एंड टेक? कहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। तो एक तो होता है विज्ञान, है ना, दूसरा होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये दोनों हैं इस तरह से। तो ये साइंस है और ये साइंस एंड टेक है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं जो मोस्टली आपका जो अब थोड़ा बेसिक समझना है आपको। व्हाट इज द साइंस और साइंस एंड टेक में रिलेशन क्या है? क्या ये दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? है ना, देखिए जो साइंस टेक है और जो साइंस है, साइंस का अप्लाइड फॉर्म, साइंस का व्यवहारिक रूप या साइंस का इस्तेमाल या साइंस का प्रयोग ही साइंस टेक कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस विज्ञान का प्रयोग ही विज्ञान प्रौद्योगिकी कहलाता है। यूज ऑफ साइंस, यूज ऑफ बेसिक साइंस, इसको लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से आप, यूज ऑफ बेसिक साइंस, यूज ऑफ, यस, यूज ऑफ बेसिक साइंस।
use of basic science for development or human welfare. Okay, human welfare. Human welfare is science and tech. Okay, science and tech. क्लियर? अगर आपसे हमने पूछा व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द साइंस एंड टेक, तो यूज ऑफ बेसिक साइंस फॉर डेवलपमेंट और या ह्यूमन वेलफेयर इज द साइंस एंड टेक। तो साइंस का ह्यूमन यानी मानव के वेलफेयर के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम साइंस एंड टेक कहते हैं। यस, उसको हम साइंस एंड टेक कहते हैं। साइंस एंड टेक सीधा सा यूज ऑफ साइंस, यूज ऑफ साइंस इज साइंस एंड टेक। क्लियर? और अब सीधे सी बात आती है कि साइंस का जो हमें शुरू करना है। अब आपको मैं आपको थोड़ा सा फ्री करता हूं वॉइस में, कोई भी डाउट हो फिर पूछिए, कुछ भी शुरुआत करना हो कहीं से भी तो फिर हम शुरू कर देते हैं। आपकी मैंने वॉइस एक्टिव की है। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ से तो पूछ लें, फिर हम शुरू करते हैं सीधे सीधे। यस, कोई डाउट है नैना? नो सर। ओके, तो सीधे देखिए, एक चीज आपको समझना है बहुत क्लियर और रिलीजियसली ऑनेस्टली, कि जो सब्जेक्ट हम क्लास 1 to 10th 11th मैक्सिमम 10th जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, वो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। आप इसको बिल्कुल ही इसको ये मत सोचिए ये नहीं आएगा, क्योंकि उसका फिक्स है। जीएस पार्ट बेसिक इज रिलेटेड टू द क्लास 1st to 10th क्लास। तो 1st to 10th क्लास में जो कुछ भी है, चाहे वो इक्वेशन भी है, चाहे वो समीकरण भी है, कुछ भी ऐसा है, अगर आपको लगता है ये चीज रटने की है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे हम लोग करते थे फिटकरी का एक इक्वेशन समीकरण याद करते थे, तो ऐसा कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। हो सकता है वो मिलाने को पूछ ले, क्योंकि ये मत सोचना दैट इज स्कूल बेस्ड, दैट इज टॉपिक इज रिलेटेड टू स्कूल या स्कूल क्लास लेवल, क्योंकि उसका राइट है पूछने का। जो आपने क्लास 1 to 10th स्टडी किया है स्कूल में, दैट मे बी इन योर क्वेश्चन, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, 12th क्लास का साइंस नहीं पूछेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि 12th क्लास जब हम लोग 10th क्रॉस करते हैं तो अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रीम में। कोई पीसीएम लेता है, कोई कुछ, ठीक है, कोई बायोलॉजी लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो हम 10th क्लास के बाद अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं। बट 10th क्लास एक ऐसा लेवल है, क्लास 1 to 10th क्लास, जहां तक सारी चीजें एक रहती हैं। कभी देखा आपने, जो बीटेक कर रहा है वो भी 10th क्लास में वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जो हिस्ट्री वाला पढ़ेगा या कॉमर्स वाला, कोई भी क्लास हो। क्या ऐसा होता है डिवाइडेशन? नहीं होता। 10th तक सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। और आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी चीजें करना है, वो अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड करना। जो हम लोग पढ़ते थे इलाहाबाद बोर्ड में, तो उसमें हम लोग देखते थे कि विज्ञान, 2 विज्ञान आते थे, 2 गणित भी आते थे। अब जाके समझ में आया कि 2 गणित कैसे हो सकते हैं, विज्ञान 2 कैसे हो सकते हैं, मतलब उच्च विज्ञान ऐसा कुछ था, सब याद नहीं है मुझे। लेकिन जो लोग साइंस आर्ट पढ़ते थे उनके लिए साइंस दूसरा आता था, और जो आर्ट्स आर्ट पढ़ते थे उनके लिए साइंस दूसरा आता था। तो वो सब ऐसा तो नहीं होता ही नहीं है ऐसा। साइंस तो साइंस है, चाहे आप न्यूटन कहीं भी पढ़ो, है ना, कहीं भी पढ़ो, न्यूटन तो न्यूटन रहेगा ना, उसका थ्योरी चेंज तो नहीं होगा। आर्किमिडीज थ्योरी कहीं भी पढ़ो आप, कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, चेंज है ना। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO है तो है, चाहे आप किसी भी लेवल पढ़ो, चाहे आर्ट साइड में पढ़ो, चाहे वो साइंस साइड से पढ़ो। तो एक चीज आपको समझना है
कि 10th क्लास तक सारी चीजें आपको वर्ड बाई वर्ड याद होना जरूरी है। और मैक्सिमम इस बार यूपीएससी में जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर में आया भी है, एक मैंने शायद दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। और एक चीज बता दें आपको, सबसे पहले हम लोग 10th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, साइंस 10th की। और 10th की एनसीईआरटी में आपको जो यूपीएससी का जीएस है वो आपको 80% कवर हो जाएगा 10th के एनसीईआरटी में। 10th के एनसीईआरटी में भी कवर्ड इन 15 क्लास में भी 15 to 20। हमारी साइंस की क्लास जो है लगभग चलेगी 25 to 30 क्लास मिनिमम। हमारी जो क्लास चलेगी वो 25 से 30 क्लासेस होंगी मिनिमम है, मिनिमम। उसके ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमें इसमें साइंस एंड टेक भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है और बेसिक भी करना है। ये क्लास 30 क्लास से और भी ज्यादा जाएगी, तो ध्यान रखना है 30 क्लास कम से कम होगी इसमें। तो हमारा जो एनसीईआरटी क्लास है वो लगभग 20 क्लास में कवर हो जाएगा, 10th 9th 8th तीनों। साइंस में इतना ज्यादा कुछ, 6 में इतना कुछ नहीं है, बट कोशिश करेंगे 6 7 चारों क्लास का एनसीईआरटी कवर करें विद इन 20 क्लास। और जो 10 क्लास रह जाएंगे 10 या 15 उसको हम साइंस एंड टेक कवर करेंगे, और जो भी अदर खासकर करंट अफेयर्स है उसको करेंगे। बेसिक तो बचेगा ही नहीं, बेसिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी जो हम बात करते हैं मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये चैप्टर हैं, आप चैप्टर नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लीजिए, जैसे भी हो फटाफट। और विद इन 5 मिनट देख लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसमें चीज देखेंगे जो 10th की एनसीईआरटी है, इसको आप देखेंगे कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है। इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगी, है ना। केमिस्ट्री आप देखिए कहां से कहां तक है, और इसको समझिएगा। चैप्टर 1 से लेकर क्या चैप्टर 1 to 5 ये केमिस्ट्री है, ये ध्यान रखना। 1 to 5 केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक है। और 6 to 11, ओके, 6 to 11 नहीं 6 to 11 is a physics, yes। 6 to light reflex, 6 to 9 is biology, ओके। ये 6 से लेकर 9 तक जो है वो बायोलॉजी है आपका, लाइट रिफ्लेक्शन है। 6 to 11 है इसमें, ह्यूमन आई, कलर बर्ड, ये 6 to 11 इज अ बायोलॉजी। और उसके बाद 12 to 16 जो टॉपिक हैं, या 12 to 14 दैट इज फिजिक्स। 12 to 14 इज फिजिक्स, ये फिजिक्स है, दैट इज फिजिक्स। एंड 15 to 16 दैट इज इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कहाँ कहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। तो पहला है कि आपका 1 से लेके 5 तक जो है, 1 से लेके 5 तक केमिस्ट्री है, और 6 से लेकर 11 तक फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी है, और 12 to 14 ये फिजिक्स है, और 15 to 16 चैप्टर इन्वायरमेंट के। तो आप समझ लो सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंट, तीनों चारों सब्जेक्ट है साइंस के। तो इसको हम शुरू करते हैं। बिल्कुल हमको स्कूल लेवल की तरह ही समझना है इसको, ये ध्यान रखना है। यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, बेसिक समझना है। ओके,
NCERT class 10. Okay. NCERT class 10 subject science and chapter 1. हमने चैप्टर का नाम क्या है इसको समझना है हमें, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, पोजीशन। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में इसको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो ये टॉपिक है। अब मैंने आपको फिर बोला इसको बेसिक तो समझना है, साथ में हमें ये भी दिखना है कि इसका यूज कहाँ करो, क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा आपको वो केमिकल रिएक्शन से आएगा, और केमिकल रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम में। आपको पता भी नहीं चलता है कि क्वेश्चन कैसे आया। सपोज कीजिए हमने कई बार ये क्वेश्चन देखा है यूपीएससी में और पीसीएस में भी। उसमें ये होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि आपने ये अध्याय दिया होगा कि मिल्क टू कर्ड, है ना, कन्वर्जन, यानी दूध से दही का बनना क्या कहलाता है। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है ना एग्जाम में, यानी दूध से दूध से दही बनना, ये क्या कहलाता है, कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो समझ में आपको आ गया कि क्या होगा इसमें कि कि दूध से दही का बनना क्या है। कई बार आपने क्वेश्चन देखा है कैंडल का जलना क्या है, बर्फ का पानी बनना क्या कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से। आपको पता है कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, पहले हमें ये समझना है कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो इसमें देखना है कि फिजिकल रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, दूध से दही का बनना, या दही से मट्ठे का बनना, या फिर बर्फ से पानी का बनना, या पानी से बर्फ का बनना, या रस्टिंग इन आयरन, लोहे में जंग लगना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, ये क्या प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके यूपीएससी से रिलेटेड। बस बेसिकली आपको समझना क्या है कि ये है पूरा प्रोसेस को क्या है। बाकी क्वेश्चन एग्जाम पे जैसे जैसे आएंगे आप समझते जाओगे, अरे यार ये तो 10th क्लास के एनसीईआरटी से था। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। ट्राई टू एक्सप्लेन in single word या single sentence. In exam, try to explain in single word या single sentence what is the chemical reaction. Okay. Chemical reaction is a process. Chemical reaction is a process. एक प्रक्रिया है। Chemical reaction is a process. One या two, one एक या दो
पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? 1 or 2 substance form a new substance। मेरी बात समझ गए आपको? सबस्टेंस माने होता है पदार्थ, सबस्टेंस माने होता है पदार्थ, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल हमने आपको कर दिया है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें 1 और 2 सब्सटेंसेस, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, सब्सटेंस मिलकर फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनाते हैं। समझ गए मेरी बात? एक या एक से अधिक मिलकर। अब आपका एग्जाम में देखो, स्कूल लेवल पर भी इसका यूज होता है, यूपीएससी लेवल पर भी इसका यूज होता है ना? एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, बहुत सीधा हम देखते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक नया पदार्थ, जैसे मिल्क है ना? मिल्क किसमें कन्वर्ट हुआ? कर्ड में, यानी दही में। तो जो मिल्क का दही का बनना, ये केमिकल रिएक्शन है। मिल्क से दही का बनना ये केमिकल रिएक्शन। कई बार इसका क्वेश्चन आया। मिल्क क्या था? हमने क्या बोला? 1 और 2 सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। देखो विज्ञान की भाषा में हर वो चीज, ध्यान सुनिएगा, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस everything, every good, every visible movement is the substance। हर वो चीज जो हमें दिखाई देती है वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है ना। वो सजीव और निर्जीव हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक साइंस की भाषा में हर चीज पदार्थ है, चाहे वो एग हो, चाहे वो कोई प्लांट हो। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने ये चीज दिमाग में बस बैठा रखा है कि ये बेस है और ये नॉन बेस है। साइंस की भाषा में हर वो चीज जो हमें दिखती है ना, दैट वी कैन फील, दैट इज अ सब्सटेंस। समझ में आई मेरी बात? तो हर वो चीज जो हमें दिखती है वो पदार्थ है। और एक पदार्थ से अगर कोई दूसरा पदार्थ बनता है, या दो पदार्थों से मिलकर, दो सब्सटेंस से मिलकर कोई दूसरा पदार्थ बनता है, तो अब हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक या एक से अधिक पदार्थों को बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड cannot recede या हाँ रिवर्स, cannot reverse cannot reversed by physical method। ओके हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे यहाँ शुरू करेंगे, दैट इज अ प्रोसेस। इसके आगे लिखना है आपको cannot reversed by physical method। देखिए हम एक बात समझिएगा कि जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए हम इसको एक लाइन में लिखते हैं डेफिनेशन को पूरा।
केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। इसको समझिएगा, एग्जाम में लिख सकते हैं आप, क्या है ये केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, ओके, इज ए प्रोसेस वन और टू substance formed a या form a new substance and cannot reversed by method, by physical method, yes. Okay, example is milk to curd, and curd cannot be reversed. Okay, curd cannot be reversed as milk, never as milk. कभी इसको रिसीव कर सकते हो क्या आप? नेवर, दैट इज अ कंप्लीट। ये कभी आप इसको नहीं कर सकते। दैट इज अ बेसिकली क्लियरिफिकेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वन और टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थ फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस cannot reversed by the physical method। हम इनको फिजिकल मेथड से दोबारा वापस नहीं ला सकते। हम कभी भी, जैसे अगर किसी लोहे में रस्टिंग हो गया है, लोहे में जंग लग गया है, तो हम उसको किसी भी तरह से लोहे में वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर कोई मान लीजिए सब्जी है, सपोज करो सब्जी का खराब होना, आपने देखा है ना, सब्जी का खराब होना, ब्रेड में फंगस लगना, दूध का दही बनना, ये सब केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। आपको लगता है कि लोहे की लकड़ी को, जो लोहा है, जंग लगी है, उसको दोबारा आप लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं? हिला डुला के, कैसे भी मारपीट के नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब है कि हम उसको फिजिकली टच करके, दैट इज फिजिकल टच। इस तरह से हम उसको किसी भी तरह से, ये इसको फिजिकल टच कहते हैं। हम कभी भी मिल्क से दही तो बना सकते हैं, पर दही से मिल्क नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, मिल्क में अगर कोई भी चीज मिल जाती है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। मिल्क से कभी भी पानी को अलग नहीं किया जा सकता, हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह से क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कुछ मैसेज आया है शायद, मैं देखता हूँ। अच्छा, हिंदी में लिखने, ओके, न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यस राहुल, न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी, ओके, formed is called as a chemical change, is a chemical reaction. Yes, good. सर एक लाइन में सेंटेंस हिंदी में बोल दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया एक क्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं। और इसे दोबारा भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से, भौतिक क्रिया के माध्यम से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसे भौतिक क्रिया यानी फिजिकल मेथड से इसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
इससे कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको हम लोग फिजिकल मेथड हैं जिनसे पदार्थ को हम रिवर्स कर सकते हैं? कुछ याद है आपको? कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं? हम लोग इसको 9th क्लास में पढ़ते हैं। कौन से ऐसे मेथड हैं पदार्थों को अलग करने के तरीके? कोई एग्जांपल दीजिए किसी का भी। फिजिकल मेथड कौन कौन से? हम लोगों ने 6th क्लास में ये चीज पढ़ी थी ना, पदार्थों को अलग करने के तरीके, पदार्थों को सेपरेशन करने के तरीके। कुछ एक दो एग्जांपल दीजिए। अरे बहुत सीधी सी बात है भाई, जब चाय बनाते हैं ना, चाय के नीचे बर्तन वो लगाते हैं ना छन्नी, तो वो भी एक तरह से सेपरेशन मेथड है, फिजिकल सेपरेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और ये क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है ना। कोई भी चीज हम छानते हैं, है ना, डेली हम लोग इसका यूज करते हैं, चाय का। तो चाय जो हम छानते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो हम एक लिक्विड, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन से मेथड हैं जो रिवर्स मेथड कहलाते हैं। एग्जाम में कभी पूछ सकता है, ठीक है। रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड। जब ये क्वेश्चन कभी गलत होते हैं तो बहुत खराब लगता है। पूछे कौन सा इसमें फिजिकल रिवर्स मेथड नहीं है ना, कौन सा रिवर्स मेथड नहीं है, ये चीज है। तो कौन से हैं? तो रिवर्स मेथड हैं फिजिकल, है ना, फिजिकल रिवर्स मेथड कौन कौन से? आप सब लोग देखते ही हैं, आपने देखा है दूध, कर्ड से चीज का निकालना, दही से घी का निकालना, मट्ठा बनाना होता है, क्या बोलते हैं इसको, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। हिंदी था आप देख लेना, सेंट्रीफ्यूगेशन, 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 सेंटर, हाँ सेंट्री, सॉरी सेंट्री, हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लियर? ये यस, हाँ यह लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक होता है सेंट्रीपीटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल माने होता है जब हम फोर्स बाहर के लिए लगाते हैं, है ना, तब उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जब हम वो फोर्स अंदर के लिए लगाते हैं तब उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। इसको हिंदी में कहते हैं जो सेंट्रीपीटल होता है, जैसे मान लीजिए ये फोर्स है, यहाँ पे अगर हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, मेरी बात समझ रहे हैं, तब इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेंट्रीपीटल का मतलब ये होता है अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, ठीक है, अभिकेंद्रीय। जब हम केंद्र से बाहर के लिए बल लगाते हैं, जब हम केंद्र से बाहर के लिए बल लगाते हैं तब हम उसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है, कितने कितने टाइप के फोर्स होते हैं, बल कितने टाइप के होते हैं, पूछा है उसने। तो ये हो गया सेंट्रीपीटल। जब हम कोई फोर्स सेंटर की ओर लगाते हैं, ये आपने कहाँ देखा है? जब आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, जब कोई मोड़ पड़ता है, टर्न लेते हैं तो थोड़ा हम ऐसे झुक जाते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। जब हम केंद्र की ओर मुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। अब डेली लाइफ में आपने देखा, जब भी कोई, अगर कोई ऐसा रास्ता जा रहा है और ऐसा मुड़ा हुआ है, तो जब भी साइकिल वाला क्या करेगा, यहाँ जाते 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 खुद को थोड़ा सा ऐसा झुका देगा, इधर के लिए इधर के लिए। तो जो ये जो बल लगेगा ना यहाँ से, ये वाला, इसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपीटल बल। एक जगह आपने और देखा होगा इसका इस्तेमाल, साइक्लोन में। साइक्लोन में भी बल सेंट्रीपीटल होता है, यानी केंद्र की ओर हवा जाती है, ठीक है। तो ये, अब ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये है सेंट्रीफ्यूगल, यानी बाहर के लिए।
अब इसका ये तो आपने समझ गया कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति इसको यूज करता है ना, साइक्लोन में ये यूज होता है, नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में इसको देखते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको समझ लीजिए, पहले देख लीजिए है क्या, इसको डायग्राम बना लीजिए सेंट्रीफ्यूगल का। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, जब कोई फोर्स बाहर के लिए लगता है, बाहर के लिए, तब हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। ये देखो कहां पे यूज होता है अपकेंद्रीय, देखो ये कट जाएगा, दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप लोग जो भी है। अपकेंद्रीय बल का मतलब है ये होता है जब हम दूध से मट्ठा बनाते हैं या दही से जब मट्ठा बनाते हैं तो उसमें होता है। हमारे ये वॉशिंग मशीन में ये सेंट्रीफ्यूगल यूज होता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर। हमेशा देखना, हमेशा वॉशिंग मशीन का जो अंदर वाला जो चक्कर, ठीक है, तो आवाज आ रही है, ओके। हाँ, हमने कहा देखो ये सारे, हमने बोला कि आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर है 16, हम 20 डेज का क्लास लाएंगे, मे बी 20 डेज भी आगे जाए, तो हम चीजों को क्लियर करेंगे जहां पर भी है। ये क्लास 10th में नहीं है, लेकिन इसका यूज 10th में होगा, 10th में होगा, कंपटीशन में होगा, हर जगह यूपीएससी में, साइंस से टेक में इसका यूज होगा, कि वो सीधे सीधे पूछेंगे कि वॉशिंग मशीन किस थ्योरी पे काम करती है ना। तो एक तो हमने इसका प्रैक्टिकली कहाँ देखा है, जब हम दही से घी निकालते हैं, जो क्या होता है ना, गांव में देखा होगा आपने, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब अपकेंद्रीय बल हिंदी में कहते हैं। देखो अभी माने होता है पास आना, अप माने होता है दूर जाना, तो अपकेंद्रीय बल है सेंट्रीफ्यूगल। एक तो आपने देखा है कि दूध से घी बनना, है ना, दूध से घी बनता है, जब कर्ड से चीज बनता है तब हमने देखा है इसका एग्जांपल। दूसरा हमने एक जगह और देखा है, कहां पर, वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में आपने देखा है, वहां इसका यूज होता है इस फोर्स का। और भी आपने एक जगह देखा है, आपने मेले में देखा होगा मौत का कुआं, देखा है ना, जो मौत के कुआं में जो साइकिल चलाता है, एक कैंडिडेट जो साइकिल चलाता है कलाकार, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है, हमेशा उसका जो फोर्स है बाहर के लिए रहता है, ये ध्यान रखना है ना। ए आर्टिस्ट मूव ए साइकिल, है ना, जो आर्टिस्ट साइकिल चलाता है मौत के कुएं में, वो भी एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो हमेशा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो मौत के कुएं में साइकिल चलाता है या बाइक चलाता है, और कोई भी व्हीकल हो अगर वो उसमें चलाता है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर है या साइकिल है, तो जो भी होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का हिंदी है अपकेंद्रीय बल। शायद उतना अच्छी हिंदी नहीं, एक बार देख लेना कि इंग्लिश में तो ठीक है, अपकेंद्रीय क्रिया ये हो सकता है, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी वॉइस बंद की तो मेरी बात समझ में आएगी। तो आप समझ गए कि रिवर्स मेथड क्या है, हम दूध से घी को अलग कर सकते हैं, दूध से मलाई को अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल द्वारा। आप लोगों ने ये देखा होगा, जो लोग मिल्कमैन होते, दूधिया होते हैं, उनके पास एक मशीन होती है इतनी सी, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल ही होता है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से भी पदार्थों को अलग कर सकते हैं, यानी दूध से घी का निकालना। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है इसमें फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिल्ट्रेशन 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 का मतलब क्या होता है? इस तरह से, हाँ,
एक मिनट रुक जाइए। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो किसी चीज को फिल्टर करना, निकालना। देखो आप लोग हिंदी इंग्लिश इतना कुछ ज्यादा मत ध्यान दीजिए, तो फिल्टर करके निकालना किसी चीज को। और ये तो आपने हर जगह देखा होगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि जब हम चाय निकालते हैं तो चाय की पत्ती अलग कर देते हैं, चाय का अलग कर लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और ये बहुत जगह यूज होता है, क्रूड ऑयल में भी यूज होता है ना, क्रूड ऑयल में भी यूज होता है। कुछ भी ऐसा कुछ हो तो वहां पे फिल्ट्रेशन से यूज होता है, फिल्टर करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, खासकर इसका छानने का काम करना, हाँ वही छानने जो का काम छानते करना, हैं। हाँ वही चीज है। उसके बाद है इसमें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलाइजेशन समझते हैं आप लोग? क्या है राहुल, डिस्टिलाइजेशन क्या है? ये डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? किसी चीज को डिस्टिल करना। देखिए क्या होता है, और आपने कभी देखा है, जैसे मान लीजिए कि डिस्टिलाइजेशन का यूज होता है एज अ सॉल्ट फॉर्मेशन में। मतलब देखो क्या है, यहाँ पे कोई बर्तन है ना, डिस्टिलिंग करना। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, उस सर बर्तन में सॉल्ट है। यस सर सर किसी चीज को बॉयल करके सेपरेट करना। यस यस यस, सेम थिंग। सॉल्ट डिस्टिलेशन मतलब इसको वही सेम प्रोसेस है। अगर ये वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी में सॉल्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग जैसे ये ओसनिक वाटर बॉडी है, यानी समंदर से लाया हुआ पानी है। अब चाहे तो इसको गर्म करके इवेपोरेट करो, और या फिर उसको ऐसे ही खुला छोड़ दो। वो लोग क्या करते हैं, जो देखो जैसे मान लीजिए नमक का बनना या नमक का जो सॉल्ट फॉर्मेशन है या प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट है, वो इसी डिस्टिलेशन से होता है। जब कोई भी पदार्थ है, अगर मान लीजिए पानी है, उस पानी में नमक है, तो पानी को वेपरेट होने देते हैं, और जो नीचे बचता है उसको पानी को नमक से पानी को अलग करना है, तो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज मे बी formed by the temperature and vaporization। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को गर्म करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर आप एक बर्तन, एक थाली लीजिए, और थाली में अगर आप पानी भर दीजिए और उसमें 4 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए। ठीक है, जब थाली में पानी रहेगा तो आपको नमक दिखाई नहीं देगा। उसको 1 दिन 2 दिन रखा रहने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि पानी पूरा वाइब्रेट हो जाएगा, पानी पूरा जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपने नमक डाला तो वो बच जाएगा। ठीक, आपने एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूँ। जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता वाटर बॉडी में। कभी आप उसको प्रैक्टिकली फील करना कि आप किसी भी पानी में एक व्हाइट नमक डालिए, ब्लैक डाला, तो जो व्हाइट है वो असर दिखाएगा आपको, लेकिन जो ब्लैक सॉल्ट है ना वो नहीं दिखाता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। ये भी है, तो पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। सिंपल से यहाँ पे है यानी डिस्टिलेशन का मतलब होता है, इसके हिंदी आप लोग देख लेना या मैं बता दूंगा कल, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पदार्थ का जो फिजिकल रूप है, फिजिकल है, वो चेंज करते हैं, है ना। वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू गैस, और उसके बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं डिस्टिलाइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, उसके बाद है रस्टिंग ऑफ, उसके बाद है इसमें एवपोराइजेशन, एवपोराइजेशन। ये मेन चीज यही है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलाइजेशन, और ये भी है। ये 3 मेन पॉइंट हैं। रिवर्स यानी रिवर्स्ड मेथड फिजिकल, किस किस तरह से हम चीजों को रिवर्स ले सकते हैं, या हम उसको अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए
जब केमिकल, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अच्छा जो केमिकल रिएक्शन होता है, मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट, आवाज खुली यार, किसकी आवाज खुली है? जब आप लोग इनको ज्वाइन करवाएं तो बता दिया करें कि आवाज बंद रखिएगा, ठीक है? हाँ, हमने कहा कि जब केमिकल चेंजेस होता है तो किसी भी सब्सटेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो लिख लीजिए, है ना? केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस, केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधे सीधे बनेगा का कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा स्टेप है जो केमिकल रिएक्शन से नहीं होता है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में, समझ में आएंगे मेरी बात? तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या चेंज आते हैं। सबसे पहला उसमें चेंज ये आता है कि चेंज इन स्टेट, ठीक, मतलब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा which is not related to the chemical reaction, ये ध्यान रखना। बाकी जो क्लास लेवल पे वो तो अपना है ही, आपके एग्जाम में लिखना है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए दूध था, दूध लिक्विड फॉर्म में है और कर्ड दही है ना सेमी लिक्विड हो गया, ना वो ठोस है ना वो लिक्विड है, वो सेमी लिक्विड है। तो अगर कहीं भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसके चेंजेस, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, पहली पॉइंट। सेकंड, चेंज इन कलर, ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन, कलर में चेंजेस होता है, कलर में चेंज होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, अगर मान लीजिए आयरन है, ये आयरन जो है ब्लैक कलर का होता है, आयरन ब्लैक कलर का है, जब इस पे जंग लगेगी, जब इस पे रस्टिंग होगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा उसका। तो केमिकल चेंज होने पर कलर भी चेंज होता है, ओके। चेंज टेम्परेचर, है ना, क्या क्या चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होगा, टेम्परेचर तापमान में भी परिवर्तन होगा। जैसे कैसे होगा इसे बताइए, अगर हम पानी से बर्फ बनाते हैं, पानी से बर्फ बनाते हैं, जैसे कोई वाटर बॉडी है ना, वाटर इज ए सबस्टेंस H2O, अगर हम इससे क्या बनाएंगे, आइस। अगर पानी का वाटर बॉडी, इसका जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 16 डिग्री है, और आइस का कितना होगा, माइनस में, जो भी होगा टेम्परेचर माइनस में क्यों होगा, माइनस में होगा। तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर हम आइस को कन्वर्ट करेंगे, है ना, अगर हम आइस को कन्वर्ट करेंगे वाटर में तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ भी आपको टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर प्लस होगा और यहाँ टेम्परेचर माइनस होगा। तो जब भी हम केमिकल चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन आएगा, ओके। टाइम बता देना भाई, अच्छा अभी है। उसके बाद क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, कैसे, ऑफ गैस, गैसेस का भी उत्सर्जन हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कभी महसूस किया आपने, नहीं किया। अगर सब्जी खराब हो जाए तो सूंघ के देखना, सब्जी खराब हो जाए तो सूंघ के देखना, गैस निकलती है उसमें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आप प्रैक्टिकली लाइफ में। दिल्ली में तो आप रहे नहीं, हर कोई है दिल्ली से,
दिल्ली में एक एरिया है भलसवा, भलसवा एरिया जो करनाल रोड पे, जो हरियाणा की तरफ रोड NH8 पे है। तो आप उसके 2 किलोमीटर पीछे से, 2 किलोमीटर आगे से उस स्मेल को फील कर सकते हो। मतलब वलसवा में एक बहुत बड़ा कारवेज है, बहुत बड़ा एक ढेर है कूड़े का, मतलब वेस्टेज का, जो नॉर्थ दिल्ली का पूरा कूड़ा वही जाता है। कभी भी अगर द हिंदू में फोटो आता है तो उसी का आता है। दिल्ली में 2 ही सबसे बड़े पहाड़ हैं जो इंसान ने बनाए हैं कूड़े से। एक तो है नोएडा के पास में गाजीपुर वाला, और दूसरा ये भलसवा वाला हमारे पास में ही है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर है। तो वहां से जब निकलते हैं तो मतलब बहुत फील होता है, कुछ देर के लिए सांस रोकनी पड़ती है जब तक वो क्रॉस नहीं हो जाता है। तो जो उस ढेर में है, जो वेस्टेज में है, उसमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता रहता है। डिकम्पोजिशन या डिकम्पोज इज नॉन एज द केमिकल रिएक्शन। सब्जी का खराब होना, स्मेल आती है, यही तो है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैस निकलती है, ठीक है, कूड़े का ढेर का सड़ना गलना, यही है। तो जब आप लोग किसी ढेर के पास से गुजरते हैं तो दैट इज ए नेचुरल, दैट इज ए गुड फॉर द लाइफ। आपकी हेल्थ के लिए लाइफ नहीं है, बट वो नेचर के लिए ठीक है, क्योंकि जब वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो एक लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, चीजें डिकम्पोज हो, तो डिकम्पोज हो रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हो रही है, मतलब हमें उसकी स्मेल आ रही है, उससे कई सारी बीमारियां होती हैं। तो समझ गए, एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। तो गैस को जब भी कहीं किसी इस तरह के ढेर से गुजरोगे, जब स्मेल आएगी तो आपको चीज याद आएगी कि यहाँ पे ये चीज हुई थी। तो जब भी समझना स्मेल आ रही है किसी चीज से, आप समझ लेना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ चीजें डिकम्पोज हो रही है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सब्जी का खराब होना, डिकम्पोज होना, इसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस इन स्टेट, उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। चेंज यानी चेंजेस इन द कलर, कलर में चेंज होगा, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में ही बदलाव होगा। और एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, उसमें गैसों का भी उत्सर्जन हो सकता है। ठीक, और उसके बाद टाइम साइड हमारे पास है, टाइम तो हो गया, बस एक हेडिंग डाल देते हैं हम लोग कल के लिए, डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन एंड डेली लाइफ, डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग डेली लाइफ में कहाँ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं किसी भी टॉपिक पे। शायद साउंड मैंने भी बंद कर रखा है, और हम लोग इसको कल करेंगे इस टॉपिक को, जो 10:30 बजे से क्लास फिर है। बाकी यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। साइंस को बहुत ही अच्छे से समझना है, प्यार से, और उसको रिलेट करके समझना है अपने डेली लाइफ में, जो चीज आपके आसपास है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपको कभी नहीं भूलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। साइंस को रिलेट करके देखना है, साइंस टफ नहीं है, सिर्फ 10 तक का साइंस ही है पूरी दुनिया में। कहीं भी चले जाइए, चाहे इसरो में चले जाइए, चाहे नासा में चले जाइए, इसी साइंस का यूज कर रहे हैं। जी बताएं कुछ, अर्चना, नैना, कोई डाउट? जब तक इतना कुछ डिस्कस किया, कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी में? नो सर। क्लियर है सब कुछ? जी। नैना बताओ, नैना, मनीषा, मनीषा सबका सुबह सुबह कैमरा खोल लिया करो, ना धो के बैठते होगे पूजा करके, अभी तो आजकल पूजा चल रही है। क्यों नैना, समझ में आ रहा है? देखो भाई, दिसंबर 15 नवंबर के बाद सभी का कैमरा खोलना कंपलसरी होगा, कि हम नहीं चाहते आप लोग रजाई में लेटे रहो, मैं आप ठंड में पड़ा हूं। समझ गए? यस, बहुत होता है, आप लोग रजाई में रहोगे, हमें यहाँ परेशान करोगे ठंड में, तो हम परेशान हो तो आप कैसे रजाई में रहकर क्लास ले सकते हो? क्यों अर्चना जी, सही है ना प्लान मेरा? जी सर, पर यहाँ ठंडी पड़ेगी नहीं। आपके यहाँ ठंडी नहीं पड़ेगी, इधर तो पड़ेगी, हरियाणा की तरफ, है ना? हाँ, वहाँ बहुत पड़ेगी।
स्वप्निल है, नैना है, लक्ष्मी, मनीषा, सर वो अरविंद। बना रहे कि बारिश हो जाए, थोड़ा ठंडा पड़े, इतना गर्म हो रहा है जैसे लग रहा है कि जून की गर्मी चल रही है। हाँ, एसी तो अभी भी चलानी पड़ रही है, हमें भी अभी एसी चल ही रहा है। दिल्ली में अभी तो गर्मी है ही है, और 15 नवंबर तक मुझे लगा चलाना पड़ेगा। खैर, आप लोग बाकी साइंस को जो चीजें हम करा रहे हैं उसको नोट करते रहिए। अभी हम लोग क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि जस्ट क्लास फिर है। ठीक है, हम लोग यहीं से आगे शुरू करेंगे कल डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या डेली लाइफ हम लोग देखते हैं। थैंक यू सर।